ओ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से, ठीक है। अगर टिपिकल क्वेश्चन होता ना तो यहीं से बनेगा। एक लिख रहा हूँ कंडीशन SIR और एक कंडीशन पढ़ेंगे SIP, ठीक है। पहले SIR पढ़ेंगे। SIR बोलते हैं हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बेटा एक बात देखो ना, नाम से सुन लो, इनहिबिशन मतलब रोकना और रेजोनेंस का मतलब रेजोनेंस है, और स्टेरिक का मतलब क्या होता है? क्राउडिंग। मतलब क्राउडिंग या बल्कियर ग्रुप के वजह से रेजोनेंस का रोक देना, ये एग्जैक्टली कहलाएगा क्या? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मैं आपको एक बात समझाऊंगा, पहले समझना, उसके बाद इस पे जिक्र करेंगे, ठीक है। कैसे रेजोनेंस को रोकेगा? स्टेरिक ग्रुप मतलब क्राउडिंग ग्रुप मतलब बल्कियर ग्रुप होने से रेजोनेंस कैसे रुकेगा, और बल्कियर ग्रुप के कहां होने से रेजोनेंस रुकेगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हाँ, और खास करके जो आप अगर क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड पूछेगा तो ये दोनों टॉपिक को टच करता है बेटा, इसलिए यहां से देखना ध्यान से। जेई में एक बार एडवांस में भी क्वेश्चन रहा है यहाँ से, हाँ जेई एडवांस 2014 में एक बार क्वेश्चन यहाँ से रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए समझना। अगर नीट वगैरह में भी अगर क्वेश्चन टफ करेगा बेटा तो ये यहाँ से ही कर सकता है इसको। और बोल रहा हूँ कंडीशन इनहिबिशन का मतलब रोकना, स्टेरिक का मतलब क्राउडिंग, क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस का ना होने देना कहलाएगा स्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। जैसे आपको बहुत फंडामेंटल बात में समझा रहा हूँ बेटे, मान लो आपके पास कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कंडीशन ये लिख रहा हूँ, यह है बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहां से कोई ग्रुप मान लो जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है कोई, ठीक है। यहां पे अगर देखोगे बेटा, मान लो इस तरह का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 लिख रहा हूं, इसको हम लोग ऑर्थो इफेक्ट के नाम से इसे भी जानते हैं, इसे भी ऑर्थो इफेक्ट। मतलब आपको इतना बात आइडिया मिल गया होगा कि सर इसका मतलब जो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होने जा रहा है वो एट ऑर्थो पोजिशन होने जा रहा है। कहाँ बोल रहा हूँ? ऑर्थो पोजिशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ऑर्थो पोजिशन पे होगा। अब यहां देखो बेटा, एक बात आपको पता है ना कि रेजोनेंस कब होता है? पता है? जब प्लैनरिटी होता है। प्लैनरिटी का मतलब होता है जब प्लैनर होगा, और प्लैनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जैसे आप यहां देख लो, यहां अगर आप देखते हो कंडीशन, तो यहां भी आपको sp2 हाइब्रिडाइज आएगा, यहां भी sp2 आएगा, यहां भी sp2 आएगा, यहां भी sp2 आएगा, और यहां भी sp2 आएगा। थोड़ा समझना, क्योंकि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूं इस पार्ट में, थोड़ा सा 10-15 मिनट, क्योंकि ये दिक्कत कर जाएगा आपको। अब यहां सुनो, यहां अगर आप देखोगे बेटा तो एक सिग्मा, ये पाई तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा नहीं, 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 सिग्मा, राइट। इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये NO2 है ना, ये O लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब 3 सिग्मा मतलब sp2। अब यहां पे अगर आप देखते हो कंडीशन बेटा, तो क्या केस बनेगा? देखो ध्यान से, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पूरे में रेजोनेंस है। इसलिए रेजोनेंस है क्योंकि ये प्लैनरिटी में है, ये प्लैनर है। ये दिख रहा है कंडीशन कैसा है? प्लैनर है। ये सारे एटम जो है वो एक दूसरे के प्लेन में, एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जैसे मान लो इस तरह का आपको एक कंडीशन बता रहा हूं बच्चों, इसको समझो। जैसे मान लो कि ये एक रिंग है, ये रिंग ये है, और इसके ऊपर ये NO2 दिख रहा है, तो ये देखो सारे सेम प्लेन में दिख रहे हैं बेटा, सारे सेम प्लेन में दिख रहे हैं, तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अगर सेम प्लेन में होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है और रेजोनेंस शो करता है, ठीक है ना, क्योंकि जहां प्लैनरिटी आएगा वहां पे रेजोनेंस का कंडीशन आएगा। या दिमाग में ये रखना कि रेजोनेंस ऑलवेज सेम प्लेन में होता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं ये समझो आप, ये तो बात ठीक है कि सर रेजोनेंस सेम प्लेन में होगा। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं बेटा कि अगर कोई ऐसा कंडीशन हो जिसमें यहां कोई ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे इस तरह का कंडीशन आपको बता रहा हूं, इस तरह का केस आपको बोल रहा हूं बेटा, ये आपके पास है, ये आपके पास एक रिंग है, और ये NO2 को एज इट इज रहने दिया हमने, ये NO2 है, ठीक है, और यहां पे कोई एक बल्कियर ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे। ऑलवेज कहां पे बोल रहा हूं? ऑर्थो। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस SIR, या आगे SIP पढ़ाऊंगा, ये केवल और केवल आपको ऑर्थो पोजीशन पे देखना है, ठीक है ना। बोल रहा हूं कंडीशन की स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो केवल और केवल कहां देखना है? ऑर्थो पे। दूसरे पोजीशन पे SIR को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब रुको, यहां देखो, ये ऑर्थो पोजीशन है बगल वाला, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, तो
तो यहाँ भी एक ग्रुप बल्कियर लगा हुआ है, एक ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है। तो बल्कियर ग्रुप होने के वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये रिपल्सन करता है इस पे शो, और रिपल्सन जब शो करता है ये बल्कियर ग्रुप इस ग्रुप पे, ठीक है ना, तो ये ग्रुप जो है वो सेम प्लेन में ना रह के आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। मतलब इस तरह का कंडीशन। अभी तक क्या बोल रहा हूँ कंडीशन, यहाँ पे अभी तक ऐसा कंडीशन बोल रहा हूँ बेटा कि ये है रिंग और ये है NO2, तो ये दोनों देखो sp2 है, प्लैनेटरी में है। अगर प्लैनेरिटी में है मतलब सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में आपको दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर ऑर्थो पोजिशन पे बल्कियर ग्रुप जुड़ेगा तो ये जो NO2 ग्रुप दिख रहा था जो प्लेनर था वो अब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। देखो ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, दिख रहा है ना, अब प्लेनर नहीं है ये आउट ऑफ प्लेन। और अगर आउट ऑफ प्लेन हो गया ये, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो कंडीशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कंडीशन मैं बोल रहा हूँ ये समझना ध्यान से। बोल रहा हूँ ड्यू टू SIR होने की वजह से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये बेटा ये रेजोनेंस को क्या किया, स्टेरिक ग्रुप बल्कियर ग्रुप क्या किया, इसके रेजोनेंस को रोक दिया। अभी तक रेजोनेंस हो रहा था, डबल सिंगल हो रहा था। अब बोल रहा हूँ कि यहाँ बल्कियर ग्रुप जुड़ गया, अब रेजोनेंस होगा नहीं, इसको क्या करेगा, आउट ऑफ प्लेन कर देगा। यहाँ पे प्लैनेरिटी लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लैनेरिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। लॉस्ट मतलब NO2 जो है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। NO2 क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। अब अगर ये NO2 आउट ऑफ प्लेन हो गया, प्लैनेरिटी लॉस हो गया, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेस स्टेबल होगा और लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस लेस एसिडिक हो जाता है। बोलो क्लियर है, समझ रहे हो। रेजोनेंस जितना ज़्यादा हो रहा था एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा था क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा था उसका, बट SIR होने की वजह से बोल रहा हूँ कंडीशन की रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और कम हो जाएगा अगर, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। पहले ये बात समझ में आ गया अगर, तो आपको सारा बात समझाऊंगा। अब इधर देखो, यहाँ पे जो ग्रुप है बेटा वो ग्रुप क्या क्या हो सकता है ये समझो। ये मान लो मैंने एक लिख दिया G1 ग्रुप, एक लिख दिया G2, ठीक है, कोई ग्रुप लिख दिया G1 और G2। अब G1 G2 में क्या कंडीशन है, और उससे पहले भी देख लो दो बातें बेटा। एक प्लैनेरिटी क्या किसका किसका देखोगे, ये जो दिख रहा है अभी NO2, ठीक है ना, ये ग्रुप मान लो कि ये ग्रुप मैं मान रहा हूँ कि X, तो X में क्या क्या ग्रुप हो सकता है हमारा ये समझो। एक तो NO2 हो सकता है, ये NO2 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज। एक सिग्मा है, दो सिग्मा है, तीन सिग्मा है, sp2 है। तो जहाँ sp2 होगा प्लैनेरिटी वहीं पे देखना आपको। एक कंडीशन जैसे आपको एल्डिहाइड लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, अगर आप यहाँ देखोगे तो एक सिग्मा, दो और एक तीन है, ये भी sp2 है, तो यहाँ भी प्लैनेरिटी देखा जा सकता है। अगर ऐसे ग्रुप जुड़े हो यहाँ पे और उसके ऑर्थो पोजीशन पे बल्कियर ग्रुप को जुड़े होंगे तब ये प्लैनेरिटी को लॉस करेगा। और यहाँ पे NO2 के अलावा क्या हो सकता है, COOH का भी केस हो सकता है एसिड में। यहाँ देखो एक दो सिग्मा और एक तीन है, मतलब यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर इस तरह का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन रखता हो और उसके ऑर्थो पोजिशन पे कोई बल्कियर ग्रुप हो, तो वहां पे जो है वो SIR का इफेक्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। पहले ये पहचान गए। अब सुनो, दूसरा कंडीशन है कि सर ये G1 G2 वगैरह जो है ये ग्रुप क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। यहाँ देखो ये ग्रुप आपका मिथाइल भी हो सकता है, ये ग्रुप आपका इथाइल भी हो सकता है, ये ग्रुप आपका इस तरह से बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। मतलब जनरली एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये बोल सकते हो कि इन जनरल क्या होगा, एल्काइल ग्रुप अगर होगा तो यहाँ पे SIR देखेंगे। लेकिन ये जो कंडीशन है वो कहाँ पे होने चाहिए, ऑर्थो पोजिशन पे होना चाहिए, राइट, ठीक है। अब इधर देखो, इतना पता चल गया कंडीशन कि क्या होगा। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो लेस बेसिक कंडीशन होगा। बोलो क्लियर है, समझ रहे हो, लेस एसिडिक होगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ये समझो, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। जैसे मान लो आपको इस तरह का केस बता रहा हूँ, जरा देखो इधर सुनो। जैसे मान लो एक ऐसा कंडीशन आपको लिख रहा हूँ, इस तरह का केस दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझोगे ना इजिली समझ जाओगे। जैसे मान लो लिखा यहाँ पे OH लिखा हमने, ठीक है, ये OH, और ये मैंने लिख दिया कंडीशन NO2 लिख दिया, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया, एक ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड क्या लिख रहा हूँ, इस तरह का कंपाउंड लिख रहा हूँ बेटा। ये आपके पास कंडीशन क्या है, ये OH है, यहाँ पे OH है, और ये कंडीशन मैंने लगा दिया क्या, NO2, ठीक है। अब अगर ऐसा कंडीशन होगा बेटा तो क्या केस होगा, देखो इसका कॉन्जुगेट बेस आप बनाओगे तो ये कॉन्जुगेट बेस और इसका कॉन्जुगेट बेस ये कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। H+ निकाल देना, बताया था मैंने, ठीक है। हाँ देखो नितिका, सुनाई दे रहा आवाज, आवाज आ रही है। देखो बेटा क्या बोल रहा हूं, अगर इसमें आपको एसिडिक ऑर्डर लिखना है, एसिडिक कैरेक्टर अगर लिखना है कि एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा,
तो मेरे भाई एक बात समझो ना, थोड़ा सा जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्या मैंने बोला कि सर ये NO2 ग्रुप को अगर देखते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है ना, यहाँ पे ये sp2 वाला है और sp2 वाला है और ऑर्थो पे कोई ग्रुप दिख रहा है, इसका मतलब SIR का केस है। और अगर SIR का केस होगा बेटा तो NO2 क्या होता था, याद करो। NO2 देखो ये कंडीशन था NO2, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्ड था, मतलब क्या था ये -m ग्रुप था। तो हाँ बेटा आपने स्पीकर ऑफ कर लो यार, जिसके भी ऑन होंगे। देखो इधर बोल रहा हूँ कंडीशन क्या कि ये NO2 ग्रुप है ना। अब अगर ये NO2 है बेटा तो इसके बगल में ये क्या दिख रहा है, ऑर्थो पोजीशन दिख रहा है। और ऑर्थो पे क्या दिख रहा है, SIP दिखेगा, जहां पे NO2 sp2 दिख गया। ठीक है, अब अगर SIP का केस SIR का केस है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का अगर केस हुआ तो यहां देखो क्या कंडीशन बनेगा बेटा। यहाँ पे NO2 क्या होता है, -m ग्रुप होता है और NO2 -I ग्रुप भी होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ रेजोनेंस में तो SIR की वजह से मैंने क्या बोला, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और अगर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसलिए बेटा यहाँ पे ये मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह शो नहीं करेगा, केवल अरे केवल ये -I इफेक्ट शो करेगा। क्या बोल रहा हूँ कंडीशन, -I है ना, समझ रहे हो कंडीशन। अब इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पे देखो जरा गौर से, यहाँ NO2 देखो, यहाँ तो कोई बल्कियर ग्रुप है नहीं, तो यहाँ पे तो SIR का कोई लफड़ा दूर दूर तक नहीं है। अगर दूर दूर तक SIR का लफड़ा नहीं होगा बेटा तो इस कंडीशन में क्या होगा कंडीशन, ये -m ग्रुप भी है और साथ ही साथ ये -I ग्रुप है। तो बेटा माइनस देखो ये मेसोमेरिक इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेंट है ना, तो ये माइनस वाला माइनस की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, तो ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। ये कंडीशन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। और अगर ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो ये मोर एसिडिक होगा। इसलिए अगर A और B में देखा जाए तो एसिडिक कैरेक्टर जो है बेटा वो B का ज्यादा हो जाएगा, किससे, A से। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। जैसे ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, एक कंडीशन आपके पास इस तरह का है, ये लिख रहा हूं कंडीशन OH। ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने CH3 और ये लिख दिया NO2। जल्दी देखना। और दूसरा ग्रुप ये लिख रहा हूं बच्चों, ये हमारे पास है OH, ये NO2 और इस CH3 को उठा के अब इधर रख दिया, यहां रख दिया मैंने CH3 का कंडीशन। ठीक है, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं, जरा सुनना ध्यान से कि इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होना चाहिए और किसका कम होना चाहिए, राइट। ये देखना हमें बेटा, यहां पे SIR है, यहां पे दिख रहा है, इस बार इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में SIR है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो में नहीं है, यहां पे SIR है, एग्जैक्टली SIR नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों। यहां पे अगर मैं बात करता हूं NO2 ग्रुप पे, बोल रहा हूं कंडीशन कि अगर NO2 ग्रुप पे बात करता हूं ये, तो इसका ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पे SIR है। अब यहां SIR क्यों नहीं है ये आपको बताना चाहूंगा। अभी मैंने क्या बोला कि SIR कब ऑब्जर्व करते हैं, जब प्लैनेटरी लॉस होता है, मतलब उससे पहले प्लैनेट तो होगा। अगर यहां OH देखोगे बेटा तो OH में एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये हो गया, और ये O और ये H है, और ये दो लोन पेयर है। तो बेसिकली एक और एक 2 सिग्मा है, और ये 2 दिख रहा है आपको कंडीशन, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा बेटा तो यहां पे बेसिकली 2 सिग्मा है, 2 लोन पेयर, 4 है, 4 मतलब क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 है तब तो ये प्लेनर है ही नहीं, समझ रहे हो कंडीशन। अब अगर ऐसा कंडीशन आता बेटा, यहां पे देखो इसको हटा दो अगर आप लोन पेयर को, तो ये आपको लीनियर की तरह दिखाई देगा, ये टेट्राहेड्रल ऑलमोस्ट दिख रहा है। अगर आप 2 लोन पेयर रख देते हो तो ये लगभग लीनियर या स्लाइटली बेंट दिखेगा, ठीक है ना। अगर यहां से स्टेरिक इनहिबिशन हुआ, अगर ये प्लेन से बाहर जाएगा भैया, इनके वजह से देखो ये ग्रुप बड़ा, ये ग्रुप बड़ा, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। अगर भैया ये लीनियर है, सीधा है, तो ये रोटेट करके भी तो ऐसे सीधा ही रहेगा ना, और अगर सीधा ही रहेगा तो प्लैनेटरी तो इसका लॉस होगा नहीं, समझ रहे हो कंडीशन। सो इसलिए बोल रहा हूं कंडीशन कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जहां पे SIR नहीं होता, जिसमें OH ग्रुप आपका हो गया,
इसके अलावा सिंगल ग्रुप ले लो, फ्लोरीन वगैरह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, ये सब तो सिंगल एक ही एटम है। इसमें एक एटम को घुमाओगे तो कहीं से भी घूम के वही आना है, तो इसमें तो प्लैनेटरी लॉस होगा नहीं। इसके अलावा आपको लिख रहा हूं कंडीशन एक CN ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप हैं जहां पे हम SIR ऑब्जर्व नहीं करते, मतलब इनके ऊपर SIR का इफेक्ट नहीं होता। अब SIR नहीं होता तो यहां पे नॉर्मल कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको। यहां पे SIR है, ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये केवल -I शो करेगा, -M इफेक्ट शो नहीं करेगा। जबकि यहां पे कोई SIR नहीं है, ये -I भी करेगा, -M भी करेगा। इतना बात क्लियर हो गया। और ये ग्रुप तो SIR यहां भी नहीं है, समझ रहे हो। अब बड़ा आसान कंडीशन है कि सर अगर ऐसा केस हुआ तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। यहां पे -M भी है, वहां -M है ही नहीं, तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, कॉन्जुगेट बेस ये, नेगेटिव की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, मोर एसिडिक होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर यहां अगर देखेंगे, इसको A लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं B, तो A का एसिडिक कैरेक्टर B से ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बता रहा हूं बेटा, ये बात जरूर दिमाग में रखना है कि हर जगह SIR का कॉन्सेप्ट नहीं लगा देना है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात, बोल रहा हूं कंडीशन कि SIR का कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगा देना है, ये बात जरूर ध्यान रख लेना है, ठीक है। जैसे मान लो एक कंडीशन और लिखा देता हूं आपको, इस तरह का केस आएगा तो आप लोग कर लोगे, राइट, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। ऐसे ही अगर यहां CN ग्रुप जोड़ देते तब भी वही कंडीशन आता, फ्लोरीन भी जोड़ते तब भी यही आता, ठीक है। तो लिख लो इसको फटाफट। अगला कंडीशन क्या बोल रहा हूं समझना ध्यान से, हाँ ये इधर देखो बेटा। नेक्स्ट कंडीशन जो बोल रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसलिए इसको भी सुनो आराम से। नेक्स्ट लिख रहा हूं कंडीशन SIP का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यह लिख रहा हूं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन, यह है SIP, ठीक है बेटा। अगर आप SIP का कंडीशन देखोगे, बोल रहा हूं अगर SIP का केस देखोगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन का केस देखोगे, तो प्रोटॉन क्या है, H+ है, और इनहिबिशन का मतलब क्या है, रोकना है, ठीक है ना। मतलब H+ को आने से रोकना, यही कहलाएगा क्या, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ, क्या कहलाएगा, प्रोटॉन। और किसके वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से। जैसे मैं आपको एक कंडीशन बताना चाह रहा हूं बच्चों, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट केस, यहां भी डायरेक्ट कंडीशन ध्यान रखना बेटा। अगर स्टेरिक इनहिबिशन हो जाएगा, जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन मैं लिख रहा हूं, फटाफट देख लो, अब समझ गए कॉन्सेप्ट। ये NH2 और एक ग्रुप यहां लगाया, एक ग्रुप यहां लगा दिया, ठीक है। अगर यहां पे H+ जाना बेटा, तो यहां पे अगर देखोगे कंडीशन, और एक कंडीशन ऐसा मैं लिख रहा हूं आपके पास, एक कंडीशन ऐसा लिख रहा हूं NH2, अगर यहां पे H+ जाना बेटा, तो यहां पे तो कोई ग्रुप है नहीं, तो ये इजीली क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, मतलब ये H+ इजीली अटैक करेगा। और बेटा अगर H+ ये अटैक कर लेगा इजीली, तो ये ज्यादा बेसिक होगा ना। बेस किसको बोलते थे, याद होगा कंडीशन ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग बेस बोलते थे जो H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, तो जो H+ को एक्सेप्ट करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो इन कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किसका ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे स्टेरिक ग्रुप है, बल्कियर ग्रुप है, ये इजिली इसको H+ देने नहीं देगा, इनहिबिशन होगा, क्राउडिंग है, यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन है। ये स्टेरिक ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पे इसको क्या करेगा, आने से रोकेगा। अगर रोकेगा तो H+ नहीं ले पाएगा, और जो H+ कम लेगा, जो H+ कम एक्सेप्ट करेगा वो कम बेसिक होगा। इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर A और B में अगर देखोगे तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है A का और B का ज्यादा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको भी पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते थे +I, ये +I ग्रुप है, +I ज्यादा था तो बेसिक ज्यादा होना चाहिए था। बट अगर ऑर्थो पोजीशन पे ये कंडीशन होगा तो ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक इनहिबिशन का कंडीशन है, इसलिए स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। बोलो आया समझ में। अब देखो, एक मिनट रुको, लिखना नहीं, पहले जो कंडीशन बता रहा हूं ये समझो। एक क्वेश्चन देख लो पहले। जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूं बेटा, ये आपके पास एक कंडीशन दे रहा हूं, ये आपके पास दे दिया मैंने कंडीशन, और यहां लिख दिया NH2। चलो देखना, इधर ध्यान देना, एक कंडीशन A लिख रहा हूं, ठीक है, और B ऐसा लिख रहा हूं बेटे, मान लो ये लिख रहा हूं कंडीशन NH2, और यहां पे लिख रहा हूं CH3, और C लिख रहा हूं कंडीशन इस तरह से, यहां पे ये NH2 लिख रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं कंडीशन CH3, ऐसा कंडीशन लिख रहा हूं बेटा, ठीक है ना। और एक कंडीशन और इसमें लिख रहा हूं D वाला पार्ट, D में ऐसा लिख रहा हूं, मान लो कंडीशन ये हमारे पास NH2 है और यहां पे मैंने लिख दिया क्या, CH3। आपको निकालना है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ये लिख रहा हूं कंडीशन, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है।
चलो सबसे पहले आप लोग बताओ मुझे क्या ऑर्डर होगा, उसके बाद बात करेंगे। पहले लिखो और ऑर्डर बताओ, पहले इसको नोट करो और ऑर्डर बताओ फटाफट। तमीम आवाज आ रही है आप लोगों को? देखो इधर सुनो, क्या ऑर्डर होगा समझो। यहां तो कोई ग्रुप ही नहीं है, यहां पे देखो ये क्या है, प्लस एच। बेटा ये प्लस एच ग्रुप होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। एल्काइल ग्रुप जितने भी हैं वो प्लस एच और प्लस आई है, ठीक है ना। यहां पे देखो ये रेजोनेंस है ही नहीं, तो यहां तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ओनली प्लस आई। यहां पे एच इफेक्ट मेटा पे ना तो मेजोमेरिक का इफेक्ट होगा और ना तो किसका बोल रहा हूं कि मेटा पे क्या बताया था, ना तो मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस का इफेक्ट जीरो होता है, मेजोमेरिक का इफेक्ट जीरो, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन का भी इफेक्ट मेटा पे जीरो। यहां ऑर्थो कंडीशन है बेटा, ऑर्थो वाला केस आ गया। अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, देखो जरा एनिलीन के केस में अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूट होगा, मैंने क्या बोला, ऑर्थो इफेक्ट देखना पड़ेगा। ऑर्थो इफेक्ट होने के वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, कम या ज्यादा? कम हो जाएगा। क्यों बोल रहा है ऐसा कंडीशन में, इधर सुनो, प्लस आई और प्लस एच, आपको याद है कंडीशन बेटा कि बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखते थे क्या, प्लस आई, एसिडिक डायरेक्टली टू माइनस आई, याद है। सो बेसिक कैरेक्टर हम लोग लिखते थे ऐसा कंडीशन कि बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली टू प्लस एम या प्लस एच या प्लस आई, याद है ना कंडीशन, ये कॉन्सेप्ट हमारा चलता था। अब यहां देखो, यहां तो बोला स्टेरिक हिंड्रेंस है, SIR है, ये SIP, यहां स्टेरिक ग्रुप है ऑर्थो पे स्टेरिक होने की वजह से H+ आने नहीं देगा। H+ जब लेगा नहीं बेटा तो इसका H+ एक्सेप्ट कम करेगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, तो D का बेसिक कैरेक्टर तो सबसे आखिरी में चला गया, D को ले जाओ आखिरी में, ठीक है। अब इनमें आओ, इनमें ये प्लस वाला बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, लेकिन बेटा और ये न्यूट्रल रहेगा, लेकिन यहां पे ये प्लस एच है तो I से ज्यादा डोमिनेंट प्लस एच है, तो ये ज्यादा बढ़ाएगा बेसिक कैरेक्टर, तो B का सबसे ज्यादा होगा, देन C का होगा। और ये न्यूट्रल है ना, बढ़ाएगा ना घटाएगा, ये थोड़ा बढ़ाएगा, ये सबसे ज्यादा बढ़ाएगा तो बेसिक सबसे ज्यादा ये हुआ। फिर ये क्या हुआ, ये प्लस आई थोड़ा बढ़ाया तो इससे कम बेसिक हुआ, और ये तो बढ़ाएगा ना घटाएगा तो ये यहाँ हुआ, और इसके वजह से घटेगा, ये लास्ट में हुआ, मतलब ए और सी, ये होगा करेक्ट ऑर्डर। निकाला था आप लोगों ने ये ऑर्डर। तो ये उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आप लोग जो है वो अब रेजोनेंस के सारे एप्लीकेशन कर चुके हो, इसके अलावा उसका जो स्पेशल केसेस थे SIP SIR ये सब कर चुके हो, रेजोनेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन भी अभी कंप्लीट होगा आज ही, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। हाँ, इसलिए आपको ये बात समझना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों। ये लिख रहा हूँ कंडीशन न्यूक्लियोफिलिसिटी, डालो हेडिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, इधर देखना बेटे, न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर क्या कंडीशन समझाना है आपको, ये अगर समझ में आ जाएगा ना तो बहुत आसान होगा, इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले आपको दो बात समझाना चाह रहा हूं। मान लो एक कंडीशन OH लिख रहा हूं बेटा, ये OH है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है ना, इसके पास नेगेटिवली चार्ज OH- है। एक OH- ये है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है बच्चों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि आप अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे बेटा तो जो बेस होता है ना, जो बेस इनऑर्गेनिक में, वही एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत जगह डिफर करता है बेटा, ऑर्गेनिक में बेस और न्यूक्लियोफाइल में स्लाइटली डिफरेंस कंडीशन आता है। अब पहले ये समझ लो कि दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस चल रहा होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा हूं कंडीशन, जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन है, ये माइनस है, ये माइनस आपके पास, ठीक है। मैं बोल रहा हूं बेटा कि अगर केस ऐसा होता है कि मान लो कोई ऐसा कंपाउंड आपके पास यहाँ है, कार्बन है, ये एक कार्बन है, और इस कार्बन पे मान लो कंडीशन प्लस लिखा हुआ, ये प्लस है, ठीक है, मतलब कार्बोकेटाइन है, तो ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना भाई, किसको देगा, कार्बन को देगा। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन अगर मान लो कंडीशन ऐसा है बेटा, मान लो ये कंडीशन फिनॉल लिख रहा हूँ, ये हमने लिख दिया फिनॉल, यहाँ पे O- और H+ है, अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को देने की कोशिश किया तो बेटा ये कंडीशन जो है ना, ये कहलाएगा बेसिकली बेस, और ये जो कंडीशन कहलाएगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा, मतलब हाइड्रोजन के अलावा किसी को भी दे सकता है, कार्बन नाइट्रोजन वगैरह को भी दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को, बट बेस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को। ये दोनों में डिफरेंस है बेटा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, समझ रहे हो कंडीशन, बेस क्या है, तब तक आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। इसलिए सबसे पहले आपको यही बात समझा रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या है, समझ गए। अगर ये समझ में आएगा ना तो आधा आंसर आपको यहीं से मिलेगा।
अब देखो क्या कंडीशन है, हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है बेटा, ये आपको समझना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। न्यूक्लियोफाइल किसको बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कितनी है वो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो लिख रहा हूं कंडीशन, टेंडेंसी टू, ये लिख रहा हूं कि टेंडेंसी टू डोनेट, है ना, टेंडेंसी टू डोनेट, क्या लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की टेंडेंसी कितनी है वो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी कम है, दैट मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, ठीक है। तो आपको बेसिक बात सबसे पहले ये समझना है। अब यहां पे आओ बेटा, यहां पे अलग अलग केस आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले केस फर्स्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, पहले इसी को समझो। जैसे मान लो बेटा आपको लिख रहा हूं कंडीशन OH है, ये OH माइनस लिख दिया, और एक कंडीशन मैंने मान लो ऐसा लिख दिया, H2O लिख दिया, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर आप यहां पे देखते हो बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली किसकी ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है, आपको लग रहा होगा ये दे सकता है। बेटा आपको पता है कंडीशन कि न्यूट्रल वाले जो होते हैं, कल बता चुका हूं कि न्यूट्रल वाले, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप देखोगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में न्यूट्रल वाला जो है वो चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। कल बताया था रूल, न्यूकेल्सो याद है ना, न्यूकेल्सो वाला। तो न्यूट्रल वाला जो होगा कंडीशन, ठीक है ना, ये चार्ज वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ये लिखते थे न्यूकेल्सो, ठीक है। तो बोल रहा हूं कंडीशन कि न्यूट्रल वाला जो है वो चार्ज वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां देखो, ये तो चार्ज वाले सिमिलर चार्ज तो इधर आ रहे थे, तो सबसे पहले न्यूट्रल को देख रहे थे बेटा हम लोग। अब न्यूट्रल ये है और ये ज्यादा स्टेबल है, ये चार्ज वाला कम स्टेबल है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया बेटा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर OH माइनस ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो ये मोर स्टेबल में आएगा। लेकिन अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बेटा तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे चार्ज, तो यहाँ पे कंडीशन दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आ गया ये, तो चार्ज वाला लेस स्टेबल होगा। पहले ये मोर था, अब ये लेस स्टेबल हुआ, जबकि यहाँ चार्ज वाला पहले लेस था, अब न्यूट्रल हो गया मतलब मोर स्टेबल। तो हर कोई चाहेगा लेस से मोर जाना, मोर से लेस जाना कोई भी नहीं चाहेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, ये पहले देना चाहेगा ताकि ये लेस से मोर स्टेबल में हो। इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी को यही तो समझा रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी में यही समझना है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा या कितनी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा हुआ दैट मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हुआ दैट मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। बस इतना ही बात मिला जुला के आपको लर्न कर लेना है। चलिए फटाफट, अभी और भी लिखूंगा, जल्दी लिखो, या इसी में एक एग्जांपल और बता देता हूं। यहीं पे ये लिख रहा हूं कंडीशन, दूसरा एग्जांपल CH3O माइनस और मिथाइल अल्कोहल। देख ही लो, इधर भी देख लो, यहां भी कंडीशन क्लियर है बेटा कि सर अगर ये माइनस ने दिया, माइनस ज्यादा देगा, अभी बोल रहे थे ना न्यूट्रल वाला कम देना चाहेगा, तो माइनस वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। सो एकदम डायरेक्ट कर दूं अब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो एकदम जल्दी जल्दी। देखो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको समझा रहा हूं इसी में, चलो केस 1 के अंदर ही। जैसे लिख रहा हूं कंडीशन, हालांकि मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, कोई ऐसा नहीं कि नया पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन इसको यहां कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये CH3CO माइनस है बेटा, और ये लिख रहा हूं कंडीशन में, यह है फिनॉक्साइड, क्या बोल रहा हूं, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, ये एसिटिक एसिड में H+ निकल गया, मतलब ये है बेसिकली एसीटेट आयन। तो ये हमारे पास फंडामेंटल पार्ट है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसमें देखना आपको ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, बता सकते हो मुझे किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होना चाहिए, कुछ आइडिया लगाओ। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, सोचो सोचो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, गलती और सही मायने नहीं रखता।
किसका? देखो इधर सुनो, समझो बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज सारे। अब यहां सुनो, ये रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, नेगेटिव सिंगल डबल। लेकिन याद करो यहां रेजोनेंस जब होगा बेटा, ये इधर चलेगा तो ये इधर चलेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आया। पहले नेगेटिव ऑक्सीजन पे था, अब भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, सेम चार्ज सेम एटम पे। याद करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इसको जिक्र कर चुका हूं मैं, ठीक है। इधर आओ, यहां देखो, यहां नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पे नेगेटिव चलेगा, इधर जिधर एक चलेगा दूसरा उधर, ये नेगेटिव आएगा कंडीशन। अब यहां नेगेटिव ऑक्सीजन पे था, यहां नेगेटिव कार्बन पे है, तो सेम चार्ज डिफरेंट एटम पे दिखाई दे रहा है, तो ये सेम चार्ज डिफरेंट एटम पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। इतना बात क्लियर है? यहां रेजोनेंस है ही नहीं, यहां रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस होगा बेटा तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन कम देना चाहेगा, अपने ही रेजोनेंस करेगा, मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में ये जाना नहीं चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कम देना चाहेंगे, जबकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना चाहेगा। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी तो ज्यादा है। इतना बात है। इसको लिख रहा हूं ए, ये लिख रहा हूं बी और ये सी। ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। अब रुक जाओ, इधर सुनो, पहले समझना ध्यान से जो बोल रहा हूं, ठीक है। क्या लिख रहा हूं कंडीशन यहां पे बेटा, ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाला मोर स्टेबल होता है। आपको पता है कंडीशन कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसका जो है वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके बावजूद भी बोल रहा हूं बेटा, बोल रहा हूं कंडीशन कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है, इसका रेजोनेटिंग 2 है। इसके बावजूद भी सुनना ध्यान से, ये है क्या, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल होने के पीछे रीजन क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। समझ रहे हो कंडीशन? यहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, मोर स्टेबल होगा, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, लेस स्टेबल होगा, राइट, ठीक है। अब यहां पे सुन लो बेटा, क्या बोल रहा हूं, बोल रहा हूं ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, लेस स्टेबल, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस मोर स्टेबल। डन। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, क्योंकि ये तो चाहेगा ही नहीं कि हम लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो। तो अगर ये कम इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो भैया इसका जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी होता ही यही है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा, वही न्यूक्लियोफिलिसिटी है। तो भैया ये मोर स्टेबल है, ये कम देना चाहेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी इसके रिस्पेक्ट में। तो ए के बाद किसका होगा, बी का, और देन सी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल आप करते जाओ जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके, ठीक है। अच्छा, ये केस 1 के बाद आपको केस 2 ला रहा हूं, जरा इसको भी देखो। जैसे मान लो आप हाइड्रोजीन सुने होंगे वर्ड 12th में, NH2 को हम लोग हाइड्रोजीन बोलते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजीन है, और एक लिख दिया मैंने कंडीशन, मान लो NH3, ये भी लोन पेयर है। अब ये कौन इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा देना चाहेगा, ये ज्यादा देगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, अरे बेटा ये लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करना चाहेगा, तो इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। समझ रहे हो कंडीशन, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ऐसे ही कंडीशन आप जैसे H2O2 लिखते हो बेटा, तो H2O2 में क्या लिखते हैं, ऐसा कंडीशन है, ये है H2O2, तो H2O2 भी कंडीशन देखोगे तो यहाँ भी सेम है, और यहाँ H2O लिख रहा हूँ, यहाँ भी देखोगे तो ऑक्सीजन के बीच में रिपल्सन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन देने का पावर ज्यादा है, तो इसका भी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा। तो एक ऐसा भी कंडीशन आ जाएगा, ठीक है ना, कि अगर न्यूट्रल हो गया इस तरह का केस, तो देख लेना कि लोन पेयर कहाँ ज्यादा है, रिपल्सन कहाँ ज्यादा हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर सकता है, जल्दी रिपेल करेगा, जल्दी दूर भगाएगा इसको। बात समझ गए? चलिए नोट कीजिए फटाफट। एक कंडीशन और देखो बेटा, एक केस और लिख रहा हूं। जैसे मान लो फ्लोरीन है माइनस, क्लोरीन माइनस, और Br माइनस और I माइनस। अगर यहां देखना बेटा, ये क्या है, ये पीरियड में है ना, ये पीरियड में दिख रहा है, ये पीरियड में नहीं है बेवकूफ, ये तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप में है ये। तो अगर ग्रुप का कंडीशन होगा बेटा, तो ग्रुप में क्या कंडीशन देखेंगे ये समझो। अगर यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना है कि कौन बेहतर न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको यहां दो चीजें देखना पड़ेगा बेटा। यहां पे बोल रहा हूं कंडीशन कि न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करने के लिए, अगर ऐसा केस हो जाए कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो, तो आपको यहां देखना है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या लिख रहा है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर दो तरह का है।
एक बोल रहा हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक बोल रहा हूं कंडीशन अप्रोटिक, ठीक है, पोलर अप्रोटिक, बिना प्रोटॉन का अप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन रखे, जैसे H2O H+ रखता है ना, तो ये हो गया प्रोटिक। लेकिन अगर मैं कीटोन लिखता हूं तो ये पोलर प्रोटिक है। ये देखो कीटोन ए प्रोटिक, बिना प्रोटॉन का, H+ है ही नहीं। अब यहां पे देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ हो, आपको केवल न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखा हुआ है कि पोलर है या ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात हो रही है सर, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग हमेशा जो प्रीफर करते हैं वो किसको प्रीफर करेंगे? पोलर सॉल्वेंट को। अगर नेचर नहीं लिखा हो क्वेश्चन में तो आपको ऑलवेज क्या लेना है? पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, क्या लेना है? पोलर सॉल्वेंट। अब इधर देखो, अगर पोलर लोगे तो फ्लोरीन का साइज छोटा है बेटा, आयोडीन का साइज बड़ा है। अगर साइज छोटा होगा तो इसके ऊपर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल को जल्दी, ये पोलर सॉल्वेंट में देख रहे हैं तो पोलर में वाटर मॉलिक्यूल को जो है इसका न्यूक्लियस जल्दी दिखाई देगा, नजदीक होगा। और ये बड़ा है, अगर बड़ा होगा भैया तो वाटर मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस इजिली दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो कंडीशन? अगर इजिली दिखेगा तो वाटर का एसोसिएशन यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा, इसका सॉल्वेशन क्या होगा? ज्यादा। किसी भी आयन के ऊपर वाटर का जमना कहलाता है सॉल्वेशन, इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, जबकि इसका सॉल्वेशन कम होगा। और इसका सॉल्वेशन बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे तो इसका नेट साइज, हाइड्रेटेड साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसका साइज छोटा है, साइज अगर छोटा होगा बेटा ये, अब यहाँ पे इसको पैक कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, यहाँ पे ये इजिली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? डोनेट, क्योंकि यहाँ तो वाटर का एसोसिएशन कम होगा, बहुत कम, क्योंकि लार्ज साइज है, न्यूक्लियस दिखेगा नहीं इसको, ये आ नहीं पाएगा। अगर आ नहीं पाएगा तो ये इजीली अब इसको डोनेट कर सकता है, जबकि ये देखो यहाँ फंस गया है जाली में, अगर फंस गया तो ये तो दे नहीं पाएगा ना, तो इसलिए इसकी देने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह का कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिखता है तो अप्रोटिक में फिर ये कंडीशन नहीं बनेगा बेटा। यहाँ तो प्रोटिक था तब तो ये एक दूसरे के एसोसिएशन हुए, अप्रोटिक में एसोसिएशन नहीं होगा, वाटर अगर नहीं है तो, ठीक है ना। और अगर एसोसिएशन नहीं होगा तो फिर इजिली कौन देगा? ये देगा। क्यों देगा ये कंडीशन? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा इजिली डोनेट कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि पोलर प्रोटिक है या ए प्रोटिक का केस है, ठीक है। चलो फटाफट लिख लो। हो गया बेटा? उम्मीद करूं कि कर लोगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का केस कंप्लीट। अब हम लोग जीओसी के आखिरी पार्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पे चल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा पार्ट, मतलब आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा अगर यहाँ और हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाए तो, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत तेजी से हाइड्रोकार्बन भी देखिएगा आप, कोशिश करेंगे हाइड्रोकार्बन को भी जो आप वो 3 दिन में खत्म कर दें। अगर हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्केन, एल्काइन ये पार्ट अगर निपट गया बेटा तो समझो 11th की ऑर्गेनिक तो खत्म हो ही गया आपका। प्लस जो है वो 12th का पूरा बेसिक 12th के काफ़ी रिएक्शन मैं यहीं पे करा दूंगा, इसी में इंक्लूड कर दूंगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। इधर देखो, अगला कंडीशन लिखने जा रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन या इसे हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेटा? कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बता चुका हूं, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। देखो याद करो, इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल शिफ्टिंग लिखते थे, यहाँ पे कंप्लीट शिफ्टिंग लिखते हैं, और कंप्लीट शिफ्टिंग लिखने की वजह से ही इसकी प्रायोरिटी जो है वो हम लोग ज़्यादा देते हैं इंडक्टिव के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ अगर देखोगे बेटा तो सबसे पहले, क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम लोग इसको पिकअप कर रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन समझ लो, फिर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेसेसरी कंडीशन क्या बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए? कि कम से कम एक CH बॉन्ड के साथ, बोल रहा हूँ एक CH बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे हो, या लिख रहा हूँ कि एक CH बॉन्ड के साथ, ये लिख रहा हूँ कंडीशन, एक CH बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पे हो, ठीक है ना, पॉजिटिव सिंगल CH, डबल सिंगल CH। या तीसरा कंडीशन बोल रहा हूँ बेटा कि एक CH बॉन्ड के साथ ये फ्री रेडिकल अल्टरनेट पोजीशन पे हो, ठीक है। और चौथा कंडीशन बोल रहा हूँ कि एक CH के साथ एक नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पे हो, ये कंडीशन नहीं होता, ये कभी भी कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का केस नहीं आएगा, आपको मैं बता दूंगा आगे ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इधर ध्यान से, तो 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा केस होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ कंडीशन, आपके पास CH3 है, ऐसा कंडीशन लिख रहा हूँ बेटा, और CH डबल बॉन्ड CH2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखो CH सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो है ना CH सिंगल डबल बॉन्ड, इधर भी CH,
ये CH बॉन्ड ये दिख रहा है, CH सिंगल डबल बॉन्ड, इधर भी CH सिंगल डबल बॉन्ड, कहीं से भी ले सकते हो। ऐसा अगर केस हुआ तो ये शो करेगा, ठीक है। या दूसरा कंडीशन ऐसा लिख रहा हूँ बेटा, ये आपके पास है CH3 लिख रहा हूँ और ये लिख दे रहा हूँ CH2+। तो यहाँ देखो CH सिंगल पॉजिटिव दिख रहा है कंडीशन, यहाँ भी CH सिंगल पॉजिटिव, यहाँ भी CH सिंगल पॉजिटिव दिख रहा है कंडीशन। तो ऐसा कंडीशन अगर होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन का केस बनेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो कंडीशन क्या बेटा, अगर ऐसा होगा ना तो रूल क्या बोलता है, देखो रूल ये बोलता है बेटा कि अगर CH सिंगल डबल अल्टरनेट पे हुआ तो CH बॉन्ड शिफ्ट होता है किधर, डबल की तरफ, और जिधर एक जाएगा दूसरा भी उधर ही शिफ्ट होगा। अगर इधर शिफ्ट हुआ बेटा तो इस पे चार्ज नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा, और अगर ये बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ से निकलेगा क्या, H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, ये वाला H+ निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहे हैं बेटा। अगर H+ गया तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देखो दे दिया ना, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं निकला, बिना इलेक्ट्रॉन का निकला H+। अगर दे दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये बनेगा कंडीशन HCH और डबल बॉन्ड, ये कंडीशन यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे CH आ गया और ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है और ये CH2 क्या आएगा, माइनस आएगा। बोलो आया समझ में यहाँ तक। अब सुनो बेटा, एक CH सिंगल डबल बॉन्ड से एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, लेकिन यहाँ दूसरा भी तो CH सिंगल डबल बॉन्ड है तो दूसरा बनेगा, ऐसे तीसरा CH सिंगल डबल बॉन्ड है तो तीसरा बनेगा। तो बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कंडीशन ये समझ लो, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको सारा कहानी क्लियर होगा बेटा। ये देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। तो अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 ऐसे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको यही ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा, नंबर ऑफ क्या लिख रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा सर, ये होगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या लिख रहा हूं, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा बेटा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। ठीक है, आपको ये बात जरूर समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, राइट। समझ रहे हो कंडीशन। तो सबसे पहला कंडीशन आपको ये समझना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 दिख रहा है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ बनेगा कितना, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी 3 बनेगा, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो 3 बनेगा। अब यहाँ सुनो, जितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, CH बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, CH बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग उतना ज्यादा होगा, और शिफ्टिंग जितना ज्यादा होगा बेटा एनर्जी लॉस करेगा, जितना जंप करेगा उतना एनर्जी लॉस करेगा, और अगर एनर्जी लॉस किया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। सो जितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो क्लियर है। सो आप ऐसा बोल सकते हो कंडीशन कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबिलिटी को बताएगा। किसकी स्टेबिलिटी को, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, किसकी बोल रहा हूं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, एल्कीन की स्टेबिलिटी को, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को, कार्बन एनायन में नहीं, क्योंकि यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन का केस नहीं होता। समझ रहे हो कंडीशन। सो इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखना बेटा। बोल रहा हूं कंडीशन कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा किसको, किसे एक्सप्लेन करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल को। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हो कंडीशन। अभी बताऊंगा एप्लीकेशन के अंदर, पहले फटाफट इसको नोट। यहाँ पे 2 कंडीशन ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा। H इफेक्ट जो है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट 2 तरह का है, +H -H, ठीक है। +H में क्या क्या आएंगे, जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, लिख रहा हूं ऑल अल्काइल ग्रुप, ये ध्यान रख लो। जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये कंडीशन लिख रहा हूं। इधर आपके पास लिख रहा हूं कंडीशन इस तरह से, ये CH2 है और ये CH2, ऐसा कंडीशन। जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं ये सारे प्लस है ग्रुप। -H ग्रुप में आपको है CCl3 और CF3, ठीक है। +H ग्रुप जो होंगे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और -H ग्रुप जो होंगे वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है आपके पास H इफेक्ट का। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, एप्लीकेशन शुरू कर रहा हूं। अगला कंडीशन क्या बोल रहा हूं बेटा, एप्लीकेशन इसका बोल रहा हूं। पहला लिख रहा हूं टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। और तीसरा भी कंडीशन लिख रहा हूं एल्कीन, एल्कीन का भी स्टेबिलिटी यही से देख लो, सारा कंडीशन देखो बेटा, ये फटाफट ज्यादा देर का काम नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर आपको देखना बेटा, मान लो ये कंडीशन मैं लिख रहा हूं आपके पास, एक CH3 है, ये है, और B लिख रहा हूं CH3, ऐसा कंडीशन लिख रहा हूं बेटा, और C कंडीशन आपके पास लिख रहा हूं कार्बोकेटाइन, और D कंडीशन मैं लिख रहा हूं आपको CH3 कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे बेटा, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो इससे कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 3 6 है, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया। यहाँ देखोगे तो 3 6 9 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 9 हो गया। यहाँ कार्बोकेटाइन के बगल वाला अल्फा कार्बन ये है, ये नहीं बगल वाला बोल रहा हूँ, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया 2, और यहाँ तो बगल में कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन 0। तो भैया अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अभी बोला था कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा दिख जाएगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा है ना, तो सबसे ज़्यादा B की स्टेबिलिटी होगी, देन किसका, A का, देन C का, और देन किसका हो जाएगा, D का। बोला है। जैसे दूसरा कंडीशन ऐसा लिख रहा हूँ बेटा, मान लो इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूँ आपके पास, एक लिख रहा हूँ ऐसा, और B कंडीशन में आपके पास इस तरह से लिख रहा हूँ बेटा, ये कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। और C कंडीशन आपके पास ऐसा लिख रहा हूँ, ये कंडीशन लिख रहा हूँ, और D कंडीशन आपके पास इस तरह से लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, और ये NH और ये कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब अगर इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखते हो, यहाँ पे अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करते हो, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। बहुत सिंपल आपके पास फंडामेंटल है बेटा, कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा केस हुआ बेटा, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इसमें, ये समझ लो, यहाँ पे लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव, यहाँ रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की अगर बात करेंगे बेटा, तो रेजोनेंस जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा इफेक्ट रखता है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल D हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से स्टेबिलिटी चेक करो, ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बन पे अगर यहाँ पे है भैया, तो यहाँ पे देखो एक अल्फा कार्बन, और इससे हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको मिल गया कितना, 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन लिख रहा हूँ 2, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटाइन है, बगल में अल्फा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हुआ यहाँ पे, और इधर भी तो कार्बन पे बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 यहाँ भी है, तो 3 2 5 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 5 है। यहाँ देखो बगल में इधर 2, 1 और 1 2 हाइड्रोजन, इधर भी 1 और 1 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गया कितना, 4। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इसमें है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, और देन C में अल्फा हाइड्रोजन, और सबसे कम इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, तो ये हो जाएगा कंडीशन। समझ रहे हो मेरी बात। अब इधर देखो, चलो पहले इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी। अगला कंडीशन जो हमारे पास है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वाला, इसको समझ लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, ठीक है। और इसका ऑर्डर निकालना है, मान लो एक कंडीशन ऐसा लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन लिखते जाओ फटाफट। हाँ, इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी बेटा, ठीक है। यहां पे लिखना आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर, एल्कीन है, एल्कीन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बता रखा हूं सब, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रीजन तो आपको बता चुका हूं, क्यों, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। हाँ देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बगल वाला अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 9 और 3 12, तो अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 3 3 3, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ 3 3 6, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया बेटा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी 6 है, और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 है। समझ रहे हो कंडीशन। इसको चेंज करना बेटा, इससे लिखना, ये गड़बड़ हो गया था ना, ये CH3 और यहाँ पे H लिखना, ठीक है। हाँ ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया आपका 6 3 3 6। अब यहाँ तो कोई शक नहीं है पहला और दूसरा में कि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो A का ज़्यादा है और B का, फिर यहाँ तो कोई शक ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सर यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ देखो, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है। बेटा याद करना यार, ये ट्रांस है यार, मैंने बता रखा है कि ट्रांस वाला सिस से जो है वो मोर स्टेबल होता है, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी डी की। अब यहाँ पे लफड़ा है बेटा, यहाँ पे लफड़ा है, ये जो दिख रहा है ना दोनों कंडीशन, यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ लफड़ा है, ठीक है। इस लफड़े को ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ सिस है, लेकिन यहाँ एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप दिख रहा है बेटा। अगर एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप होता है तो ये मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, सेम सेम के साथ मोर स्टेबल है, समझ गया कंडीशन। तो सी की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और ई की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक चीज़ याद रखना है, इसको बहुत ज़रूरी है, ये लिख रहा हूँ कंडीशन याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो फटाफट नोट करो, इसी क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट और चल जाएगा आपका, ठीक है। ये लिख रहा हूँ कंडीशन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो बेटा, ये एल्कीन है ना, एल्कीन पे अगर हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, हाइड्रोजनेशन होगा। तो हाइड्रोजनेशन होगा, जब ये इसके साथ जुड़ेगा बेटा तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वही रिलीज एनर्जी कहलाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन के जुड़ने के दौरान कितनी एनर्जी निकली, ये कहलाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बात समझ रहे हो। अब बेटा देखो, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी पे। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसके साथ वो ज़्यादा कोलिजन करेगा, ज़्यादा हीट निकालेगा। अब रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पे। लिख रहा हूँ कंडीशन की जो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रिएक्टिविटी कम होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगा, कम होगा। सो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। तो भैया स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका है, ए का है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम ए का हो जाएगा। देन बी की स्टेबिलिटी है तो बी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उल्टा हो जाएगा ना, इसके स्टेबिलिटी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, तो उल्टा हो जाएगा। तो सारा एरो उल्टा कर दो, ये हो जाएगा डी और ये कंडीशन हो जाएगा सी, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ई का। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। ये लिख रहा हूँ कंडीशन ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ डायरेक्ट देखो बेटा क्या है, सुनो इधर देखो, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा था तो स्टेबिलिटी ज्यादा था, और अल्फा स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। बोल रहा हूं कि जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो इन्वर्सली टू अल्फा हाइड्रोजन है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट रूल बना सकते हो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो इन्वर्सली टू क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो इन्वर्सली टू हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बस इतना ही कंडीशन आपको ध्यान रख लेना, और क्या। तो देखो सारे हाइपर कॉन्जुगेशन के भी क्वेश्चन अब आप लोग के हो जाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से हाइपर कॉन्जुगेशन भी। अगर दिक्कत करता है तो फिर मुझे बताना, दिक्कत नहीं करेगा वैसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा बेटा जीओसी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोकार्बन हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन को कल शुरू करेंगे। अब 10 मिनट में क्या भी पढ़ लोगे, अभी कुछ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि एक साथ कंटिन्यूटी में 2 घंटा पूरा एकदम लपेटेंगे ना जब, तो हाइड्रोकार्बन ज़्यादा अच्छे से क्लियर चलेगा। हाइड्रोकार्बन में आपको पता है 4 पार्ट चलना है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन। बेंजीन वगैरह सब एक साथ करेंगे, लेकिन एल्केन, एल्किन, एल्काइन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल से इसको आगे बढ़ाते हैं, राइट।